सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे मोड़ की जो शायद सबसे ज्यादा उथल-पुथल भरा और निर्णायक था। भारत छोड़ो आंदोलन। बस यही वो सरल लेकिन इतना शक्तिशाली नारा था जिसने पूरे देश में एक आग सी लगा दी। एक ऐसी ललकार जो इससे पहले कभी नहीं सुनी गई थी। अच्छा, तो इस पूरे आंदोलन को समझने के लिए चलिए एक नज़र डालते हैं कि हम आज क्या-क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि ये कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रणनीति और इसकी जो तीव्रता थी उसमें एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक था। अब देखिए, ये समझना बहुत दिलचस्प है कि 1942 का आंदोलन पहले के आंदोलनों से कितना अलग था। पहले के जो आंदोलन थे वो नियंत्रित और शांतिपूर्ण थे, लेकिन 1942 का लक्ष्य बिल्कुल साफ था, अंग्रेजों की तत्काल और पूरी तरह से वापसी। बात यहां तक पहुंच गई थी कि गांधी जी भी दंगों और सशस्त्र आत्मरक्षा के लिए तैयार थे, जो कि उनके पहले के सिद्धांतों से वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर देश इस मोड़ तक पहुंचा कैसे? ऐसा क्या हो गया था? इसका जवाब छिपा है दूसरे विश्व युद्ध के जबरदस्त दबाव और उस समय के माहौल में। अगर हम घटनाओं पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि हालात कितनी तेजी से एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे थे। क्रिप्स मिशन फेल हो गया, जापानी हमले का डर लगातार बढ़ रहा था। इन सब ने मिलकर कह सकते हैं आग में घी डालने का काम किया और एक बड़े आंदोलन के लिए पूरा मंच तैयार हो चुका था। देखिए, दूसरा विश्व युद्ध कोई दूर देश में हो रही लड़ाई नहीं थी। इसका असर तो हर किसी की रोज की जिंदगी पर पड़ रहा था। महंगाई आसमान छू रही थी, नमक, केरोसिन, चावल जैसी जरूरी चीजों की कमी हो गई थी और ऊपर से एक गहरी असुरक्षा की भावना। इन सब ने लोगों को अंदर तक बेचैन कर दिया था। और उस दौर में अफवाहें एक तरह से प्रतिरोध का हथियार बन गई थी। एक कहानी ये फैली कि घायल ब्रिटिश सैनिकों को ठीक करने के लिए गोंड आदिवासियों का खून इस्तेमाल हो रहा है। सोचिए, इस तरह की अफवाहों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ लोगों के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया। तो चलिए अब उस ऐतिहासिक पल की तरफ चलते हैं। जगह थी बॉम्बे का ग्वालियर टैंक मैदान, जहां आजादी की आखिरी लड़ाई का बिगुल बजने वाला था। 8 अगस्त को गांधी जी ने जो भाषण दिया वो काफी उग्र था, उनके अंदाज से बिल्कुल अलग। उन्होंने साफ कर दिया कि ये कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं है, नहीं, ये तो आजादी के लिए जीवन मरण की एक आखिरी लड़ाई है। और अंग्रेज सरकार की प्रतिक्रिया वो बहुत तेज और जबरदस्त थी। उनका प्लान बिल्कुल साफ था, इस आंदोलन को शुरू होने से पहले ही इसका सिर कुचल दो। और इसी इरादे से उन्होंने गांधी जी और कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को फौरन गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हुआ क्या? आंदोलन कुचलने के बजाय इन गिरफ्तारियों का असर ठीक उल्टा हुआ। इसने पूरे देश में एक ऐसे विद्रोह को जन्म दे दिया जिसका कोई एक नेता नहीं था, एक विशाल नेतृत्वहीन विद्रोह। और यहीं से इस आंदोलन को लेकर एक बड़ी बहस शुरू हो जाती है। क्या ये जो कुछ भी हुआ वो बस लोगों के दबे हुए गुस्से का एक अचानक विस्फोट था, या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी योजना भी थी? इस सवाल पर इतिहासकारों की राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि ये कांग्रेस की एक सोची समझी साजिश थी। वहीं कुछ कहते हैं कि नहीं, ये तो एक स्पॉन्टेनियस क्रांति थी जो अपने आप भड़की। और आज के दौर के कुछ इतिहासकार इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे आम लोगों ने, जनता ने खुद बागडोर संभाली और इस लड़ाई को अपने तरीके से आगे बढ़ाया। तो जब सारे बड़े नेता जेल में थे तो कमान किसने संभाली? कमान संभाली छात्रों ने, छोटे छोटे राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने और उन अंडरग्राउंड ग्रुप्स ने जो गुपचुप तरीके से जानकारी फैला रहे थे। इन्हीं लोगों ने सरकारी संपत्ति पर हमलों को ऑर्गेनाइज किया। और कुछ जगहों पर तो बात इससे भी आगे निकल गई। सतारा, मेदिनीपुर, बलिया, यहां प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश शासन को हटाकर अपनी ही समानांतर सरकारें बना ली। इन्हें प्रति सरकार कहा गया। मतलब ये ऐसे इलाके थे जहां से ब्रिटिश राज को पूरी तरह उखाड़ फेंका गया था। ये एक तरह से स्वशासन की एक झलक थी। तो अब आते हैं इस आंदोलन की विरासत पर। आखिर इसका असर क्या हुआ और इसने ब्रिटिश शासन के अंतिम अध्याय की कहानी कैसे लिखी? हाँ, ये सच है कि इस आंदोलन से अंग्रेज फौरन भारत छोड़कर नहीं गए, लेकिन एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई थी कि अब भारत में उनका टिके रहना नामुमकिन है। लोगों ने दिखा दिया था कि आज़ादी के लिए उनकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। अगर हम पिछले आंदोलनों से इसकी तुलना करें तो 1942 का संघर्ष सबसे ज्यादा उग्र और फैला हुआ था। और इसकी असली ताकत कहां से आ रही थी?
ये आ रही थी उन गरीब और मजदूर तबकों से जिन पर युद्ध की मार सबसे ज्यादा पड़ी थी। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन को अक्सर एक सबऑल्टर्न आंदोलन कहा जाता है। मतलब एक ऐसा आंदोलन जिसमें सबसे आगे आम लोग थे, मार्जिनल ग्रुप्स थे, ना कि कोई पॉलिटिकल एलीट। इसने ये साबित कर दिया कि आज़ादी की चाहत सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये पूरे देश की आवाज़ थी। तो आखिर में भले ही इस आंदोलन ने तुरंत आज़ादी की लड़ाई नहीं जीती, लेकिन इसने अंग्रेज़ों को ये यकीन दिला दिया कि वो भारत के लोगों का विश्वास और समर्थन दोनों खो चुके हैं। और यहीं पर हम एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ रुकते हैं। क्या भारत छोड़ो आंदोलन एक विफलता थी या फिर आज़ादी की सबसे ज़रूरी